गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपने वाईफाई 4G स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ाया था वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे कैसे वर्णों को उच्चारण किया गया है, मतलब किस स्थान से वर्णों का उच्चारण किया गया था। तो उसमें हम आपको आज रिवीजन कराएंगे कि जो कंठ शब्द होता है, कंठ शब्द के अंतर्गत ह्रस्व आ दीर्घ आता है और का वर्ग यानी का ख ग घ अंगा आता है और उसके अतिरिक्त हा और आहा आता है। कंठ के अंतर्गत ह्रस्व आ दीर्घ आ और का वर्ग प्लस और इसके अंतर्गत हा और आहा आता है। ये कल कुछ वर्ड छूट गए थे जिनको हम बताना भूल गए थे। ये दो शब्द कल हम इसके अंतर्गत नहीं बताए थे। इनका भी उच्चारण हमारे कंठ से ही होता है। और तालु के अंतर्गत तालु और तालव्य के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि ह्रस्व ई दीर्घ ई और चा वर्ग होता है और उसके अतिरिक्त रा और क्या मूर्धन्य सा होता है। क्या होता है? ह्रस्व ई दीर्घ ई चा वर्ग, मतलब चा वर्ग हो गया। फिर उसके बाद में रा और मूर्धन्य सा होता है। फिर कंठ ताल, फिर उसके बाद मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत हमने आपको बताया था री और टा वर्ग। उसके अलावा आपका ला और सा भी इसके अंतर्गत आता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे चा वर्ग और यहाँ पे आपका आएगा चा वर्ग और फिर उसके बाद में या और सा आता है, या और तालव्य सा आता है। और कंठ ताल मूर्धा के अंतर्गत आपका री आता है प्लस टा वर्ग आता है और इसके अंतर्गत आपका रा और मूर्धन्य सा आता है। ये हुआ। फिर उसके बाद में मूर्धा दंत के अंतर्गत आपका तावर्ग आता है, तावर्ग और ला और दंत सा, ये शब्द आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में ओष्ठ के अंतर्गत आपका ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस पावर आता है। ह्रस्व उ दीर्घ उ और पावर आता है। इसमें मेनली ध्यान रखना, जैसे कि कल के अंतर्गत तो हमने ये पढ़ लिया था कि तावर्ग, लेकिन इसमें कुछ शब्द ये हैं ला और सा, इसमें रा और सा जो मूर्धा के अंतर्गत आता है, या और तालव्य सा ये तालु के अंतर्गत आता है, और हा और आहा ये भी कंठ के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में हम आगे पढ़े थे कि कंठ तालु किसे कहते हैं, तो कंठ तालु ए और आई को कहते हैं। फिर उसके बाद में कंठ ओष्ठ किसे कहते हैं, तो ओ और औ को कहते हैं। और फिर उसके बाद में कंठ नासिक जो होता है वो अंगा को कहते हैं। और फिर उसके बाद कंठ नासिक के बाद तालु नासिक जो होता है वो आपका या होता है। और फिर उसके बाद मूर्धा नासिक जो होता है वो ड़ा होता है और दंत नासिक जो होता है वो ना होता है। ओष्ठ नासिक क्या होता है? माँ होता है। और फिर उसके बाद दंत ओष्ठ वा होता है। और फिर उसके बाद में वत्स ध्वनियाँ जो होती हैं न ज सा रा ला होता है। ठीक है। और आगत व्यंजन के अंतर्गत हमने आपको आगत ध्वनियाँ जो होती हैं वो जा और फा होता है, जिसका हम ज़्यादातर उर्दू शब्दों के उच्चारण में प्रयोग करते हैं। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि आगत स्वर होते हैं,
आगत स्वर क्या होते हैं? आगत स्वर आगत स्वर आगत स्वर वह अंग्रेजी से आया हुआ स्वर ही आगत स्वर कहलाता है। अंग्रेजी से आया हुआ शब्द क्या कहलाता है? आगत स्वर कहलाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, और क्या नाम है, डॉक्टर हो गया, फिर उसके बाद ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब शब्द आपके क्या कहलाते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी से आया हुआ शब्द, अंग्रेजी से आया हुआ शब्द आगत स्वर कहलाता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज और क्या होता है? ऑफिस होता है। ये हो गया आगत स्वर। अब फिर उसके बाद में आगत ध्वनियाँ जाफा होती हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं अनुनासिक क्या होती हैं। अनुनासिक और अनुसार। अनुनासिक और अनुसार अनुनासिक वह ध्वनियाँ होती है, इनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। नाक और मुंह, हाँ, नाक और मुख दोनों के सहयोग से इन शब्दों का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख होता है। ये हो गया आपका। जैसे आपका एग्जाम्पल के तहत कान, नाक, गांव, चांद, 5, ये हो गया। ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार, तो अनुस्वार के अंतर्गत इसका उच्चारण स्थान नाक होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं जैसे चंदा हो गया, पंजा हो गया, इन सब शब्दों का क्या होता है? अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। जैसे चंदा, पंजा, अंत, अंश, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। चंदा, पंजा, अंश। फिर उसके बाद में आयोगवाह को हम जानते हैं, अंग और आ होते हैं। जिसे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने बताया था कि ये अनुस्वार एवं विसर्ग होते हैं, जिन्हें आयोगवाह नाम प्रदान करते हैं। ठीक है।
और देखते हैं निरनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। निरनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों के साथ अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग न हो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग न हो उन्हें हम निरनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें निरनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे घर, दरवाजा, फर्श और लाइट इत्यादि। घर, दरवाजा, लाइट, इस तरह से वर्णमाला के अंतर्गत इतने चीजें आती थी। वर्णमाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आपको पढ़ाएंगे शब्द किसे कहते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये दो प्रकार के में मतलब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सार्थक शब्दों का शोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, फिर ये सार्थक और निरर्थक सामान्यतः दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सामान्यतः दो रूपों में प्रयोग होते हैं। सार्थक का तात्पर्य अर्थ के साथ और निरर्थक का तात्पर्य है अर्थ रहित। सार्थक का तात्पर्य क्या है? सार्थक का तात्पर्य है
सार्थक का तात्पर्य है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। और निरर्थक का तात्पर्य है, निरर्थक का तात्पर्य है अर्थ रहित, अर्थ रहित। जैसे जैसे क्या है, एग्जाम्पल क्या है, खाना वाना खा लीजिए, तो खाना क्या है, सार्थक शब्द है, वाना क्या हो गया आपका, निरर्थक शब्द हो गया। लेकिन ये इस शब्द का क्या कर रहा है, शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। ये आपका हो गया सार्थक, ये हो गया आपका निरर्थक। ये दोनों भी आपके सार्थक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा ये शब्द होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये सार्थक और निरर्थक सामान्यतः दो रूपों में प्रयोग होते हैं। सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका अर्थ मतलब जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वह होते हैं जो अर्थ रहित होते हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि शब्द का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये 3 होते हैं। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं आगे। रूढ़ शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका अगर हम जिनका अगर विच्छेद करें जिन शब्दों का, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर हो गया, घर को अगर हम घा और रा अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों का विच्छेद करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द का विच्छेद करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। नहीं निकलता। जैसे घर हो गया, हर्ष, नर्स, अब देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं।
यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बना हुआ शब्द यौगिक कहलाता है, जिनका विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, इन्हें यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक का तात्पर्य है योग से बना हुआ शब्द, योग से बना हुआ शब्द। इसके अंतर्गत आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है। इसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, फिर उसके बाद में घोड़ा गाड़ी, यथाक्रम, कच्ची रोटी इत्यादि। मतलब ये यौगिक शब्द जो होते हैं ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब अगला आपका है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द मूलतः यौगिक शब्दों से बने होते हैं, जो कि दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। इसके अंतर्गत ये जो शाब्दिक अर्थ देते हैं वो कुछ मतलब इसका अलग अर्थ निकलता है। इसके अंतर्गत आपका बहुब्रीहि समास आता है। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यौगिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है। जब यौगिक शब्द शाब्दिक अर्थ न देकर अन्य अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जब यौगिक शब्द शाब्दिक अर्थ न देकर अन्य अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास आता है।
जैसे पंकज, कमल, दशानन, चक्रपाण इत्यादि शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द को 3 वर्गीकरण था, जो था आपका रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका विच्छेद करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक शब्द का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। इसके अंतर्गत आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है। और योग रूढ़ शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ न, यौगिक शब्द ही इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ न देकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगते हैं, और इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो सब इसके अंतर्गत योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।